Quick IS Compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक IS आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। यह एनसीईआरटी क्लास जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी का है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ये जो है चैप्टर 9 चैप्टर है क्लास 11 के एनसीईआरटी का भूगोल का, और इस चैप्टर का नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहते हैं उसको, और तापमान। तो पूरे पृथ्वी पर तापमान का वितरण कैसे होता है, ऊष्मा बजट किसे कहते हैं, सूर्य किरणें पृथ्वी पर कहाँ ज़्यादा पड़ती हैं, कहाँ कम पड़ती हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ बताया गया है। इसको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कहीं पे तो आप कमेंट करके पूछिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हमारे चैनल द्वारा लगातार उसको पढ़ाया जा रहा है, और वीडियो को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। यह क्लास 11 एनसीईआरटी का 9 नंबर चैप्टर है। सौर विकिरण किसे कहते हैं, ऊष्मा संतुलन अर्थात ऊष्मा बजट किसे कहते हैं, और तापमान, इन तीनों के बारे में डिटेल में यहाँ समझाया गया है। पूरे विश्व के तापमान का अंतर कैसे होता है, तापमान में परिवर्तन कैसे होता है, सौर विकिरण किसे कहते हैं, ऊष्मा अर्थात ऊष्मा संतुलन, ऊष्मा बजट किसे कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी के पॉइंट व्यू से। अगर इसको नहीं समझेंगे तो ज्योग्राफी के हमें बहुत सारे चीज़ें समझ में अच्छे से नहीं आएंगी, इसलिए इसको हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है यहाँ पे, क्या आप अपने चारों तरफ वायु को महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम वायु के एक बहुत बड़ी पुलिंदे के तल में रहते हैं। पुलिंदा मतलब होता है बहुत बड़े भाग में हम पृथ्वी के, उसमें हम छोटे क्षेत्र में हम रहते हैं जहाँ पे वायु रहती है। तो वायु एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम वायु में सांस लेते हुए जो है सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु उसे महसूस तभी करते हैं जब वह गतिमान होती है। याद रखना, वायु जब गतिमान होती है तभी हम उसको महसूस करते हैं कि हवा हमको लग रही है या नहीं लग रही है। अगर अगर कहीं पे हम खड़े हैं और अगर हवा हमको लगती है तो हम महसूस करते हैं कि हवा चल रही है, उसी कहते हैं गतिमान होती है। इसका तात्पर्य है कि गतिमान वायु ही पवन है। तो वायु स्थिर होती है, और अगर वायु में गति उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम पवन कहते हैं, और उसी को स्थानीय भाषा में हम हवा कहते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। वायु का वह आवरण ही वायुमंडल है जो बहुत सी गैसों से बना है। जैसे हमने अगली क्लास में बताया था कि बहुत सारी गैसों से बना हुआ है। कौन सा? हमारा वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, बहुत सारी गैसें हैं। इन्हीं गैसों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। अगर ये गैसें ना होती तो पृथ्वी पर जीवन नहीं पाया जाता। जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं मिलता है, वैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं पाया जाता। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का सारा भाग कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। लेकिन कहीं पर ज्यादा मिलता है तो कहीं पर कम मिलता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी 23.5 अंश झुकी हुई है। आगे बताया जाएगा। लिखा है, इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकृत कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी पर आती है उतनी ऊर्जा जो है सारी ऊर्जा दोबारा वापस चली जाती है। तो जो ऊर्जा आती है वो लघु तरंगों में आती है और जाती है दीर्घ तरंगों में, जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। जैसा मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आगे भी बताऊंगा मैं भी। आगे लिखा है, परिणाम स्वरूप पृथ्वी ना तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और ना ही अधिक समय के लिए ठंडी होती है। अतः हम यह पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती है। पृथ्वी पे कहीं तापमान ज्यादा होता है, जैसे विषुवत रेखा तापमान ज्यादा होगा, लेकिन ध्रुवों पे तापमान कम होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है 3.5 से झुकी हुई है और इसका जो आकार है वो फियोड जैसा है। इसीलिए जो है पृथ्वी पर तापमान एक समान सब जगह नहीं होता है। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है, और इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का जो है हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वायुमंडल में कहीं पर तापमान ज्यादा होता है पृथ्वी पर हमारे वायुमंडल के कारण, तो कहीं पर अगर मान लो यहाँ तापमान ज्यादा है, यहाँ तापमान कम है, तो यहाँ पे जहाँ तापमान ज्यादा है वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, जहाँ तापमान कम है वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ चलती है? लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो कहीं पे तापमान ज्यादा होगा तो कहीं पे तापमान कम होगा।
इस अध्याय में वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने की प्रक्रिया और परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है। तो इसमें हम क्या क्या समझेंगे, इसमें जो बताया गया है कि हम जो है वायुमंडल में गर्म और ठंडा कैसे होता है ये समझना है, और पृथ्वी का तापमान कैसे होता है ये हमें इसमें समझना है। लिखा हुआ है सौर विकिरण किसे कहते हैं। तो हम आपको पहले बता देते हैं कि जो हमारा ये पृथ्वी है और सूर्य की जो ये हमारा अगर सूरज है, ये सन है, तो जब सन की किरणें पृथ्वी पे आती हैं तो लघु तरंगों में आती हैं, ऐसे लघु तरंगों में आती हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना इनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है, वेवलेंथ इनकी छोटी होती है। और इसको जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं लघु तरंगों में, इसे हम सौर विकिरण कहते हैं। और जब सूर्य किरणें वापस जाती है तो दीर्घ तरंगों में जाती हैं, इसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो सूर्य की किरणें जितनी आती हैं वापस उतनी चली जाती हैं, इसी को हम ऊष्मा बजट कहते हैं, जिसे आगे समझाया गया है। आगे लिखा है पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। तो अभी मैंने बता दिया कि सूर्य किरणें कैसे आती हैं, लघु तरंगों में आती हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं। तो जो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पहुंचती हैं उसे इंसोलेशन कहते हैं या सूर्याताप कहते हैं, या आगामी सौर विकिरण के नाम से जाना जाता है। अब गौर करिएगा, लिखा है कि पृथ्वी भू आभ मतलब भू आभ के आकार की है, ठीक है, ग्योड आकार की है। आप इस मैप पर देख सकते हैं पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। पृथ्वी पर जब आप देखेंगे तो ये जो है ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर उभरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है कि सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी यहाँ बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है आप देखिए ऐसे है, तो पृथ्वी पे क्या है कि लिखा है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं। तो सूर्य किरणें जब यहाँ से आती हैं तो यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं और यहाँ पे सीधी पड़ती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि पृथ्वी का आकार भी इसमें जिम्मेदार होता है, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। जो हमारी पृथ्वी है वो अगर चपटी नहीं होती ध्रुवों पर, तो वो जो है और उभरी नहीं होती और 3.5 अंश झुकी नहीं होती, तो सूर्य की ऊर्जा और ज़्यादा मिलती, तो कम ऊर्जा मिलती है। यह याद रखना, सौर ऊर्जा हमें कम प्राप्त होती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है क्योंकि कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। याद रखना, इसको पहले आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी अगर है, ठीक है, और ये आपका सूर्य है, तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी जब लगाती है तो कभी पृथ्वी बहुत दूर होती है और कभी पृथ्वी बहुत नजदीक होती है। तो जब पृथ्वी बहुत दूर होती है और नजदीक होती है तो तापमान में अंतर होगा कि नहीं होगा, तो इसी चीज को यहाँ समझाया गया है। तो यहाँ लिखा है कि यह परिवर्तन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को जो है अपसौर कहा जाता है। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना पड़ेगा कि अपसौर की घटना कब होती है, तो 4 जो है जुलाई को होती है। आप इस मैप पे यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है 4 जुलाई को जो है सबसे दूर होती है, किससे, सूर्य से होती है। उसकी दूरी कितनी होती है, 15 करोड़ 20 लाख होती है। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है सूरज से और 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है। तो उसकी दूरी कितनी हो जाती है, 14 जो है करोड़ 70 लाख हो जाती है। तो उस घटना को उपसौर कहते हैं और इस घटना को हम अपसौर कहते हैं। याद रखना, बहुत सिंपल है, मैं फिर से बता देता हूं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है 4 जुलाई को, तो उसे हम अपसौर कहते हैं, और जब न्यूनतम होती है तो उसे हम जो है उपसौर कहते हैं 3 जनवरी को। तो इस घटना को याद रखना। अब ऐसी स्थिति में कभी पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो तापमान कम होगा, तो कभी पृथ्वी नजदीक होगी तो तापमान अधिक होगा। तो ये अंतर होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इससे तापमान में हमारे पृथ्वी पर परिवर्तन देखा जाता है। आगे लिखा है, इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप
3 जनवरी को और 4 जुलाई को अपेक्षा अधिक होता है। फिर भी सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारणों को जैसे स्थल और समुद्र का वितरण और वायुमंडल जो है परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। कहने मतलब यह है कि पृथ्वी जो है 3 जनवरी और 4 जुलाई को जब अधिकतम और न्यूनतम पर होती है तो कभी तापमान ज्यादा होता है तो कभी तापमान कम होता है। यही कारण है कि सूर्यातप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर अधिक इसका परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये पृथ्वी पर लगातार ये घटनाएं होती रहती हैं। आगे लिखा है कि पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता। ठीक है, पृथ्वी की जो सतह होती है वहां पे सूर्यातप की भिन्नता हो, कहीं ज्यादा होती है तो कहीं पे कम होती है। सूर्यातप का क्या मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जो सूर्य किरणें पृथ्वी पे आती हैं इसी को सूर्यातप कहते हैं। ये घटनाएं, ये शब्द बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये किताब का सबसे बड़ा अच्छा महत्व यही है कि इस किताब को जो हम डिटेल में पढ़ते हैं तब हमें ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज हमको होता है। लिखा है सूर्यातप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जो याद रखना, जो सूर्य किरणें हमारे पृथ्वी पे आती हैं तो प्रतिदिन परिवर्तन होता है, हर मौसम में परिवर्तन होता है और प्रतिवर्ष परिवर्तन हमें देखा जाता है। सूर्यातप में होने वाली विभिन्नता के कारण क्या होते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य जो है दिन होता है तो आधे भाग पर रात होती है। तो जहाँ पे दिन होगा वहां सूर्यातप ज्यादा मिल रहा है, जहां रात होगी वहां सूर्यातप नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है पृथ्वी पर समान तापमान नहीं है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये भी सूर्यातप मतलब तापमान में भिन्नता का कारण बनता है। दूसरा, सूर्य की किरणों का जो है नतिकोण मतलब होता है तिरछा होना। ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी है और ये सूरज है तो सूर्य किरणें जो है सीधी विषुवत रेखा पड़ती हैं लेकिन दोनों पोल पर तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तीसरा है दिन की अवधि कहीं ज्यादा होती है तो कहीं कम होती है, इसका अंतर प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल की पारदर्शिता का मतलब ये हो गया कि अगर वायुमंडल, जैसे ये पृथ्वी है और ये सूरज है, तो जब सूर्य किरणें लघु तरंगों से आती हैं, अगर कहीं बादल मिल जाएगा तो बादल क्या करता है कि उस जो सूर्य की किरणों को रोक लेता है, तो पृथ्वी पर वहां तापमान नहीं पहुंचेगा। कभी कभी देखिएगा ठंडी में बहुत ज्यादा बादल छा जाते हैं तो कई दिनों तक सूरज नहीं दिखाई देता है, या फिर बरसात के समय ऐसा होता है तो पृथ्वी पर तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी या पारदर्शी ना होना। इसके अलावा स्थल विन्यास का मतलब ये हो गया कि हमारे पृथ्वी पर कहीं पर सागर है तो कहीं पर स्थल है, तो स्थल पर तापमान ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और सागर पे कम पड़ेगा क्योंकि सागर देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। ठीक है, तो लिखा है परंतु अंतिम 2 कारकों का प्रभाव कम पड़ता है, तो इनका दोनों का प्रभाव कम पड़ता है और इन तीनों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो याद रखना, ये जो पूछा गया है यहाँ लिखा है कि पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप की भिन्नता क्यों होती है, तो यही जो है 5 कारण हैं। अब आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह पर जो है सूर्यातप में भिन्नता किन कारणों से होती है, पहला पॉइंट ये दे दिया जाए, दूसरा ये दे दिया जाए, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, और फिर पूछा जाए इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन निकालने की जरूरत होगी। इसलिए हमें इसको बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत होती है। आगे लिखा है यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 अंश का कोण बनाता है। तो याद रखना, पृथ्वी का झुकाव 66.5 अंश है कक्षा पर और अक्ष पर 23.5 है, जो विभिन्न अक्षांशों पर होने वाले सूर्यातप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। निम्नलिखित सारणी द्वारा उत्तरी गोलार्ध में दिए गए अंत या जो आयनातों पर विभिन्न अक्षांशों पर दिन की अवधि में होने वाली परिवर्तन को ध्यान से देखें। अब इसको देखिएगा, आपको यहाँ पूरा चीज समझ में अच्छे से आ जाएगा कि कहीं तापमान ज्यादा और कहीं तापमान कैसे कम होता है। तो इसको हम 2 तरीके से समझाते हैं, एक मैप के थ्रू समझाते हैं और दूसरा यहाँ हम पढ़ के समझाएंगे। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, तो ये आपका विषुवत रेखा है, ये पोल है और ये आपका पोल है। तो विषुवत रेखा ये है। अब यहाँ देखो लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो 22 दिसंबर का भी महीना दिसंबर का चल रहा है। तो देखेंगे तो दिसंबर का, जैसे दिसंबर की बात होगी 22 दिसंबर को क्या होता है, तो सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा पर याद रखना 0 डिग्री पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, लेकिन 20 डिग्री पर यहाँ 20 डिग्री पर 10 घंटे की रात होगी, 10 घंटे का दिन होगा। 40 डिग्री पर 9 घंटे का होगा,
और 60 डिग्री पर 5 घंटे का होगा और 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिन लगातार रहेगा, याद रखना। उस दौरान दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, तो वहाँ पे 6 महीने की रात हो जाएगी। अब यहाँ दिया हुआ है, अब यहाँ देख सकते हैं 21 जून की बात करें तो ये पृथ्वी ये है। अब विषुवत रेखा पर 21 जून को 12 घंटे का दिन होगा यहाँ, ठीक है। और 13.5 घंटे का, मतलब 13 घंटे का दिन कहाँ होगा, 20 डिग्री पर। 14 लगभग 15 घंटे का दिन कहाँ होगा, 40 डिग्री पर, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ सीधे पड़ रही हैं। 60 डिग्री पर कितना होगा, तो 18 घंटे का। और 90 डिग्री पर कितना होगा, 6 महीने का। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात ऐसे ही बदलता चला जाता है। तो जहाँ पे ज़्यादा तापमान, जहाँ पे 12 घंटे का दिन हो रहा है वहाँ तापमान ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा मिलेगी। तो जहाँ पे तापमान कम है वहाँ ऊष्मा कम मिलेगी। आगे यहाँ इसको और अच्छे समझाया गया है, आप देख सकते हैं, लिखा है सूर्यतप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों का नतिकोण है। जो मैंने आपको बताया, तिरछा और सीधा पड़ना उसी कहते हैं, नतिकोण कहते हैं। या किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं सब अक्षांश रेखाएं हैं, उसी पर निर्भर करता है। लिखा है अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों की ओर किरणों का नतिकोण उतना ही कम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो याद रखना जब ऊपर की ओर जाते हैं तो उसे हम उच्च अक्षांश कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना ध्रुवों की ओर जाएंगे तो नतिकोण उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतएव सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान को पर पड़ती हैं। याद दे सकते हैं ध्यान से, सूर्य किरण अगर सूरज यहाँ है तो सूर्य किरण अगर पड़ेंगी विषुवत रेखा पर या कर्क रेखा पर तो ये छोटे स्थान को घेरेंगे या तापमान ज्यादा होगा। लेकिन सूर्य किरणें जब तिरछी पड़ती हैं, चाहे दोनों पोल पे पड़ेंगी, तो लंबा क्षेत्र को कवर करती हैं। तो लेकिन तापमान तो कम हो जाएगा लेकिन क्षेत्र ज्यादा कवर होगा, ऐसे। तो उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। आगे लिखा है किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े पैमाने पर होता है। तो याद रखना जब किरणें तिरछी पड़ती हैं तो ऊर्जा का वितरण बड़े पैमाने पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन और विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूरज है, तो सूर्य किरणें अगर सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी यहाँ पर, तो यहाँ पे तापमान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब तिरछी पड़ती है तो तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये वो बहुत दूरी तय करती हैं और उनका अवशोषण होता है, प्रकीर्णन हो जाता है ऐसी किरणों का। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यहाँ पे तापमान कम हो जाएगा, यहाँ तापमान कम हो जाएगा, और यहाँ तापमान क्या होगा, विषुवत रेखा पर ज्यादा होता है, यही कारण है। आगे लिखा है सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। जो सौर विकिरण है, जैसे अब ये पृथ्वी है और ये सूरज है, तो ये पूरा वायुमंडल हो गया, ये पूरा वायुमंडल हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी है और ये सूरज है, तो जब सूर्य किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं लघु तरंगों में, तो वही उसी की बात कह रहा है कि सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। जब होकर गुजरती है तब क्या होता है, तो सूर्य किरणें जब वायुमंडल से, ये पूरा वायुमंडल है अगर, तो वायुमंडल से जब गुजरेंगी पृथ्वी की ओर आएंगी तब क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बहुत बात हो रही है। और मैंने आपको बताया कि सूर्य किरणें लघु तरंगों में पृथ्वी पे आती हैं। तो लिखा है लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। याद रखना जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और ये सन है, तो लघु तरंगें जब सूरज किरणें आती है तो पारदर्शी होता है, इसको कोई रोक नहीं पाता जल्दी। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर के गुजरती हैं। सूर्य किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तब क्या होगा, गुजरती हैं तो क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन और अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। मतलब यह है कि जब सूर्य किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो उनका अवशोषण हो जाता है, किसके द्वारा, जलवाष्प के द्वारा, ओजोन के द्वारा और अन्य किरणों के द्वारा। क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष और पृथ्वी की सतह की ओर विकिरण कर देते हैं, मतलब वो भी ऊर्जा वहां पर ट्रांसफर हो जाती है। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो जबकि जो हमारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है यही कारण होता है। इसी से उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है, ठीक है, ये भी यही कारण हो गया। तो सूर्य का अस्त होते समय और उदय होते समय लाल क्यों दिखता है, अब कारण तो आपको पता चल गया। तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ये भी पता चल गया। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संभव हो पाता है। तो ये क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा भी जाता है कि सूर्य का उदय और अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो सूर्य के प्रकाश के
प्रकीर्णन के द्वारा, या फिर हमारा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अब आपको ये चीजें बिल्कुल डिटेल में आपको पता चल गया। आगे लिखा है सूर्यतप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण क्या होता है। स्थानिक वितरण मतलब होता है कि कहीं पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं तो कहीं पर कम पड़ती हैं। लिख रहा है, पर इसको हम समझा देते हैं। आप देखिएगा, जैसे हमारी पृथ्वी है और ये सूरज है, तो सूर्य किरणें याद रखना विषुवत रेखा पर और कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर ज्यादा पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि ये मान लो ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा है। लेकिन जो ध्रुव की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की ओर किरणें कम पड़ती हैं। ठीक है, ये पोल पे कम पड़ती हैं, तो यहाँ तापमान का स्थानिक वितरण क्या होगा, ज्यादा कम होगा, और यहाँ पर ज्यादा होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो लिखा है धरातल पर प्राप्त सूर्यतप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुव पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। कहने मतलब है आपको मैंने जो बताया कि सूर्यतप सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंध में पाया जाता है। और उष्णकटिबंध किसे कहते हैं, तो कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं। सबसे अधिक सूर्यतप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक पूछा जाएगा कि सबसे अधिक हमारी पृथ्वी पर जो है सूर्यतप कहाँ प्राप्त होता है, तो उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। मेघाच्छादन मतलब होता है कि जो वायुमंडल में बादल कम पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत रेखा पर कम मात्रा में सूर्यतप प्राप्त होता है। सूर्यतप विषुवत रेखा पर कम प्राप्त होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ हवाएं ऊपर की ओर उड़ती हैं, इसलिए। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग पर अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्यतप प्राप्त होता है। कहने मतलब यह है एक ही समय में, मतलब एक ही अक्षांश की बात करें, अगर एक ही अक्षांश पे महासागर है और महाद्वीप दोनों है, तो महाद्वीपों पे तापमान ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे चट्टान होती है, जल्दी गर्म हो जाता है, और सागर पे तापमान थोड़ा कम मिलता है। ये भिन्नता देखने को मिलती है। आगे लिखा है जो है शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर ताप जो है विकिरण क्या होता है, कम प्राप्त होता है, और ग्रीष्म ऋतु में जो है ज्यादा प्राप्त होता है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताया गया इसमें। आगे लिखा है वायुमंडल का तापन और शीतलन। हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म कैसे होता है और ठंडा कैसे होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो लिखा है वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। परिवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, अगर इसको मैं समझे मैप के थ्रू, तो मान लीजिए पृथ्वी है और ये सन है, तो सूर्य किरणें जब लघु तरंगों में हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। तो इससे हमारी पृथ्वी क्या होती है, कम गर्म होती है। लेकिन जब दीर्घ तरंगों में वापस जाती है तो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे क्या होती है, ज्यादा गर्म होती है। इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। आगे लिखा है पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। तो जब वायु विकिरण होगा तो उससे क्या होगा, वायु धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा हमारा वायुमंडल कैसे गर्म होता है जो है, तो याद रखना चालन विधि से गर्म होता है, कंडक्शन। ठीक है, चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, चालन विधि में क्या होता है उसी को वायुमंडल में समझाया गया है। अगर मान लो ठंडा है और ये गर्म है, ठीक है, तो याद रखना ऊर्जा का प्रवाह गर्म से कहाँ की ओर होता है, ठंडा की ओर होता है। इसी को चालन कहते हैं। लिखा क्या है, चालन तभी होता है जब असमान ताप के दो पिंड, एक ठंडा एक गर्म है एक ठंडा है, दूसरे संपर्क में आते हैं, तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह चलता है, इसीलिए दोनों गर्म हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो इस प्रक्रिया को आपको याद रखना पड़ेगा कि वायुमंडल हमारा कैसे गर्म होता है। आगे लिखा है ऊर्जा का हस्तांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान समान नहीं हो जाता। जब दोनों पिंड आपस में बगल बगल में है, अगर गर्म ठंडा है और इधर से गर्म से ठंडे की ओर जाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये भी गर्म हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगा। तो तापमान का जो जो वो है आपका हस्तांतरण है, वो तापमान का वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अथवा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता।
या तो संपर्क टूट जाए। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण विधि होती है। याद रखना, हमारा वायुमंडल जो चालन विधि से गर्म होता है। आगे लिखा है, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर के धाराओं के रूप में लंबवत उठती है। याद रखना, हमारी पृथ्वी जब गर्म होती है तो धाराओं के रूप में गर्म होकर के ऊपर उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत ताप के इस प्रक्रिया के संवहन कहते हैं। तो जब पृथ्वी हमारी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर गर्म होती जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संवहन विधि कहते हैं। और ऐसे जब गर्म होकर ऊपर जाती है तो यहाँ वाष्पीकरण होता है, बादल बनता है और बादल बनने के बाद वहीं पर वर्षा हो जाती है, तो उसी को हम संवहन वर्षा भी कहते हैं। आगे लिखा है, ऊर्जा के हस्तांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। मतलब क्षोभ मंडल में ही ये सब घटनाएं होगी, समताप मंडल में नहीं होता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का हस्तांतरण अभिवहन कहलाता है। मतलब कहने मतलब यह हो गया कि जो सूर्य की जो ताप वायु होती है, अगर हम क्षैतिज बात करिए तो लंबवत हो गया ऊपर की ओर, क्षैतिज बात करें ऐसे अगर हम बात करें तो जब हवाएं क्षैतिज चलती हैं तो उससे क्या होता है, कहीं पे तापमान कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। लंबवत संचरण की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचरण सापेक्षित रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हवाएं हमेशा जो है कैसे चलती हैं, क्षैतिज चलती हैं। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्न भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि मध्य अक्षांश किसे कहते थे। हम बता देते हैं, पृथ्वी है, विषुवत रेखा इसको हम निम्न अक्षांश कहते हैं, और पोल इसको हम उच्च अक्षांश कहते हैं। तो जो बीच वाला क्षेत्र होता है इसे हम मध्य अक्षांश कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, ये मध्य अक्षांश कहलाता है। आगे लिखा है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतया उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी जो है अभिवहन का एक परिणाम होती है। तो जो हमारे यहाँ लू चलती है वो अभिवहन का परिणाम है, जो क्षैतिज दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर भारत में चलती है। ठीक है, तो हम जैसे मान लिया भारत का मैप है, तो भारत में जब लू चलती है उत्तर भारत में जो क्षैतिज चलती है, ऐसे क्षैतिज हो गया, लंबवत तो ऐसे हुआ ना ऊपर की ओर, लेकिन क्षैतिज चलती है, तो इसी को हम लू को क्या कहते हैं, अभिवहन का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में सौर विकिरण प्रवेश कर रही है, जो लघु तरंगों के रूप में होता है। तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि सूर्य किरणें लघु तरंगों में आती हैं, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती हैं। तो हमारे यहाँ जो सूर्य किरणें आती हैं लघु तरंगों में आती हैं और दीर्घ तरंगों में जाती हैं। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। इसको मैं आपको फिर से समझा देता हूं, इस लाइन में क्या कहा गया है। ये मान लो पृथ्वी है और ये सूरज है, तो सूर्य किरणें जब आती हैं वायुमंडल से तो लघु तरंगों में आती हैं, तो ज्यादा वायुमंडल को गर्म नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन जब सूर्य की किरणें पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष की ओर जाती है तो दीर्घ तरंगों में जाती हैं। जो ये दीर्घ तरंगों में जा रही हैं इसी को कहते हैं पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है, और जो सूर्य किरणें आती हैं उसे हम सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जब ऊपर से क्या नीचे से क्या होगी, ऊपर की ओर गर्म होती चली जाएगी ऐसे, तो ये दीर्घ तरंगों में वापस जाती है और लघु तरंगों में नीचे आती है। ठीक है, आगे जो है यहाँ लिखा हुआ है, दीर्घ तरंग दर विकिरण वायुमंडलीय गैसें जैसे मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो याद रखना, मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये सन है, तो सन से जो सूर्य किरणें आती है तो लघु तरंगों में आती हैं, जब जाती हैं तो दीर्घ तरंगों में जाती हैं। तो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है जो है लेयर होती है जो इस ऊष्मा को जाने नहीं देती है। तो ये क्या करती है, ऊष्मा यहाँ रुक जाती है और फिर पृथ्वी फिर ऊपर से नीचे की ओर गर्म होने लगती है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर गर्म होती है तो याद रखना ऐसे ताप को क्या कहते हैं, जो है विकिरण द्वारा कहा जाता है। तो आगे लिखा भी है, तो लिखा है, इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है ऊपर से नीचे की ओर, ना कि सीधे सूर्य तप द्वारा। तो पूछा जाएगा कि हमारी पृथ्वी कैसे गर्म होती है, सूर्य तप से या पार्थिव विकिरण से, तो पार्थिव विकिरण से। तदुपरांत वायुमंडलीय जो है विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। तो जितनी ऊष्मा पृथ्वी पे आती है उतनी वापस चली जाती है। ठीक है, तो इससे हमारी पृथ्वी का तापमान एक जैसा
बना रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या होता है? पहले याद रखिएगा बजट किसे कहते हैं। तो आय और व्यय के जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? बजट बनाते हैं। तो ऊष्मा बजट भी बनता है। तो ऊष्मा में सूर्य किरणें जितनी आती हैं और जितनी वापस जाती हैं, तो आने का क्रम और जाने का जो क्रम होता है उसी को हम ऊष्मा बजट कहते हैं। तो ऊष्मा बजट को समझने के लिए सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे नहीं, पहले हम इसको मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लघु तरंगों में आती हैं और दीर्घ तरंगों में वापस जाती है। मैंने आपको पहले बताया। तो सूर्य की किरणें यहाँ देख सकते हैं कि जो लघु तरंगों द्वारा सौर विकिरण पृथ्वी पर आता है, तो टोटल कितना आता है? 100%। जब 100% आता है तो ये आने के बाद इसका जो है 27% ऊष्मा, 100% में से 27% ऊष्मा कौन रोक लेता है? बादल। तो बादल से सीधे चले जाते हैं। 2% सीधे आके वापस चले गए पृथ्वी से, तो 27 और 2 29% सीधे चले गए। इसके बाद में 14% ऊष्मा को वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और 17% जो है इसमें जो पृथ्वी पे आती हैं उनमें 6% अंतरिक्ष में विकिरण द्वारा वापस, प्रकिरण द्वारा वापस चला जाता है। तो इस तरह से 34% ऊष्मा कहाँ पहुंचती है? तो पृथ्वी पहुंचती है। तो 100% ऊष्मा पृथ्वी वायुमंडल से वहां से चलते हुए वायुमंडल में आते हुए उसका अवशोषण होता चला जाता है, और केवल जो है कितनी पहुंचती है? तो 34% ऊष्मा कहाँ पहुंचती है? तो हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है, और 17% विकिरण द्वारा पहुंचती है। तो यहाँ लिखा हुआ है 17% को पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जाता है और 34% को भी पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। तो ये दोनों कर लेते हैं यहाँ पे, और वायुमंडल द्वारा कितना होता है? 14% हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सिंपल समझिए कि सूर्य किरणें आती हैं 100%, लेकिन अलग अलग माध्यम में खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ सूर्य किरणें जब लघु दीर्घ तरंगों में वापस जाती हैं, तो यहाँ लिखा है कि पृथ्वी से विकिरण होता है कितना? तो 6% का इधर और 17% सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं। इधर क्या होता है? संग्रहण होता है बादलों का, तो 19% यहाँ बच जाती हैं। और ये जो है आपका क्या कहते हैं, प्रक्षोभ और संवहन द्वारा 9% ऊष्मा बच जाती है। तो केवल 48% ऊष्मा कहाँ चली जाती है? अंतरिक्ष में। तो जाने का और आने का क्रम को यहाँ पे उसी को दिखाया गया है। इसी को हम ऊष्मा का बजट कहते हैं। तो ऊष्मा बजट में 100% ऊष्मा आती है और अलग अलग माध्यम में वापस चली जाती है। इसी को हम ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है जो है वो, अब पढ़ते हैं इसको। तो लिखा है कि पृथ्वी के ऊष्मा बजट को दर्शाया गया है किसमें? तो 9.2 नामक चित्र पे, जिसको मैंने अभी आपको बताया। तो पृथ्वी, याद रखना, पृथ्वी पे जो ऊष्मा का ना तो संचय कर पाती है, मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो ऊष्मा का ना तो संचय करती है और ना ही ह्रास करती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यतप के रूप में प्राप्त ऊष्मा और पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचित ताप बराबर होता है। तो जितनी ऊष्मा आई और चली गई, तो इसी को हम ऊष्मा बजट के नाम से जानते हैं। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर तापमान, जो सूर्यताप जो होता है वो 100% होता है, मैंने आपको बताया अभी। अब यहाँ मैप पे आप देखते भी रहिएगा। ठीक है, वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा जो है, ऊर्जा का कुछ अंश जो है परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो जब वायुमंडल से ऊष्मा प्रवेश करती है तो कुछ परसेंट ऊष्मा किसके द्वारा जो है परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित हो जाती है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। तो 100% इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। मतलब कि 35% ऊष्मा भी पृथ्वी पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है। 27 इकाइयां बादलों के ऊपर छोर से और 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्र द्वारा परावर्तित हो जाती हैं। जो बर्फ पे ऊष्मा आती है तुरंत वापस चली जाती है। ठीक है, तो याद रखना बहुत सिंपल है कि 100% ऊष्मा पृथ्वी पर आई, 35% ऊष्मा धरातल पर पहुंचने से पहले ही वापस चली गई, 27% बादलों द्वारा टकरा के वापस चली गई, 2% जो है बर्फ से टकरा के चली गई, इतनी परसेंट ऊष्मा कहाँ चली गई? वापस चली गई। आगे क्या कह रहा है? लौट जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो सूर्य किरणें आती हैं और वापस चली जाती हैं, इसी को एल्बिडो कहते हैं। लिखा है प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां अवशोषित होती हैं। 14 वायुमंडल में और 51 पृथ्वी के धरातल पर। पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सूर्य किरणें हमको पृथ्वी पर पहुंची हैं,
वो केवल 51% पहुंचती हैं, और 51% पुनः जो है तरंगों के द्वारा वापस कहाँ चली जाती हैं? अंतरिक्ष में। तो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। आगे लिखा है, इनमें से 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयां संवहन के जरिए और 19 इकाइयां संग्रहण की गुप्त ऊष्मा के द्वारा। तो ऐसे अलग अलग माध्यम से ऊष्मा जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती हैं। आगे लिखा है, वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण हो जाता है। इनमें से 14 इकाइयां सूर्यतप की ओर और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण के द्वारा होती हैं। तो ये सब वापस चली जाती हैं। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। बाद में सब अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 होती हैं। तो 17 और 48 के माध्यम से वापस चली गई, जिसका योग क्या हो जाता है? 65 हो जाता है। तो जितना वापस आई हैं वो वापस चली जाती हैं। वापस लौटने वाली ये इकाइयां उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहलाता है। जितनी इकाइयां आई और वापस चली गई, इसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट कहते हैं। यही कारण है कि ऊष्मा की इतनी बड़े हस्तांतरण के बावजूद भी पृथ्वी ना तो गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है। तुम्हारी पृथ्वी ना गर्म और ना ठंडा ऊष्मा बजट के कारण ही होती है। आगे लिखा है, पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता कैसे होती है? ठीक है, तो लिखा है, जैसा कि पहले आप व्याख्या की जा चुकी है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता क्यों पाई जाती है? तो कहीं पे ज्यादा होता है तो कहीं पे कम पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष, तो कहीं पर क्या होता है? अधिशेष होता है, पाया जाता है। तो कहीं कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है, कहीं पे तापमान ज्यादा होता है तो कहीं पे कम होता है। अतः 9.3 में पृथ्वी के वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण में जो है अक्षांशीय भिन्नता को दर्शाया गया है। यह चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अवशेष 40 उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास कमी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनः वितरण होता है। फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय ताप संचयन के द्वारा के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं होता है और ना ही उच्च अक्षांशों अधिक कमी के कारण पूरी तरह से जमे होते हैं। कहने का मतलब यह है, बहुत सिंपल समझिए, कहने का मतलब यह है कि आप पहले इस मैप के थ्रू इसको समझ सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो ये देखिएगा कि यहाँ अक्षांश है, ये 0 डिग्री है और ये 70 डिग्री, इधर भी 70 डिग्री है। ये उत्तरी पोल है, ये दक्षिणी पोल है। जो वहाँ लिखा गया इसी को समझाया गया है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सौर विकिरण में कमी है। यहाँ देखो तापमान में क्या होता है, यहाँ कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर और पार्थिव विकिरण, यहाँ देखिए ये आपका जो ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है? तो ये सौर विकिरण की है। तो यहाँ सूर्य की किरणें कम मिलती हैं, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम मिलती हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पे सूर्य किरणें क्या होती हैं? ज्यादा पाई जाती हैं। तो यहाँ देखो ऐसे है। ठीक है, और जो विकिरण होता है, इनका पार्थिव विकिरण होता है, वो यहाँ होता है। देखो यहाँ पे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे पोल विषुवत रेखा पे आते हैं थोड़ा कम हो जाता है, फिर यहाँ ज्यादा हो जाता है। तो इसी चीज को वहां पर समझाया गया है। आगे लिखा है, तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, जो तापमान का वितरण होता है पूरे पृथ्वी पर, उसको कौन नियंत्रित करता है, इसके बारे में बात हो रही है। तो लिखा है, किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारणों द्वारा प्रभावित होता है। उस स्थान की अक्षांश रेखा द्वारा, समुद्र तल से उस स्थान के जो है उंगुत्ता मतलब होता है ऊंचाई के द्वारा, समुद्र से जो है दूरी के द्वारा, वायु सहित जो है परिसंचरण के द्वारा, कोष्ठ तथा ठंडी महासागर धाराओं की उपस्थिति के द्वारा और स्थानीय कारक के द्वारा। तो इतने द्वारा क्या होता है? तापमान नियंत्रित होता है। कैसे होता है? आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अक्षांश, अब गौर करके देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी है तो ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपका पोल है। तो सारे जगह पे अक्षांश अलग अलग हैं। तो सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर ज्यादा पड़ती हैं और अंतरिक्ष पे कम पड़ती है, पोल पे कम पड़ती हैं। जब पोल पे कम पड़ेंगी तो यहाँ तापमान क्या होगा? कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो अक्षांश भी प्रभावित करता है तापमान को। तो लिखा है, किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यतप पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्यतप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है, जो मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा है जो है उंगुत्ता मतलब होता है ऊंचाई।
ठीक है। लिखा है वायुमंडलीय पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होती है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों का तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित जो है स्थानों का तापमान कम होता है। यही मैंने वहां आके बताया था। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान क्या होता है, घटता है। तो ऊंचाई भी जो है तापमान को नियंत्रित करती है, कहीं पे ज्यादा कर देती है तो कहीं पर कम कर देती है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। आगे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैप बनाया गया है। ये जो है वायुमंडल के वितरण को दिखा रहा है, कहाँ पे तापमान में जो है वितरण कहाँ है, कहाँ कम है। ठीक है, तो आप जो लाइन सीधी देख रहे हैं इसका मतलब होगा यहाँ तापमान सीधी रेखा में है, यहाँ तापमान एक समान है। यहाँ देखिए तापमान में भिन्नता, क्योंकि यहाँ स्थल है यहाँ तापमान भिन्नता पाई जाती है। लिखा है जो है उंगता के बढ़ते के साथ, मतलब ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल समझिए। जैसे मान लो ये आपका जो है पृथ्वी है, जब जैसे जैसे पृथ्वी की ऊंचाई पे जाते हैं उसे तापमान में कमी होती जाती है, इसी को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, सामान्य ह्रास दर जो है प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर 6.5 सेल्सियस होता है। ठीक है, तो तापमान में जो कमी होती है उसी को क्या कहते हैं, सामान्य ह्रास दर कहते हैं, ये याद रखना है। आगे लिखा है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो दिल्ली समुद्र से दूर है तो यहाँ पे अधिक गर्मी भी पड़ती है, अधिक ठंडी भी पड़ती है। लेकिन मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समुद्र के नजदीक हैं, तो यहाँ में मौसम क्या होता है, बिल्कुल एक समान होता है। तो लिखा है आगे कि जो है किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। ठीक है, स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो समुद्र क्या होता है, पानी का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जल्दी गर्म नहीं होता है, तो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे धूलकण होते हैं और चट्टानें होती हैं, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र और स्तरीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान समान रहता है, जैसे मैंने बताया मुंबई के बारे में, दिल्ली के बारे में। ठीक है, अगला है वायु संहति और महासागरीय धाराएं। वायु संहति मतलब होता है वायु राशियां, बड़ी बड़ी वायु राशियां होती हैं और समुद्री जलधाराएं चलती हैं, तो गर्म और ठंडी जलधाराएं चलेंगी। जैसे मान लीजिए ये कोई स्थल, मान लीजिए कि अफ्रीका का मैप है। ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है, तो अफ्रीका के मैप पर अगर यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं तो यहाँ का तापमान कम कर देंगी, यहाँ गर्म हवा चल रही, उस अगर जलधाराएं चल रही हैं तो यहाँ तापमान को बढ़ा देंगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है स्थलीय और समुद्री समीरों की तरह वायु संहतियां भी तापमान को प्रभावित करती हैं। कोस्ट वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक और शीत जो है वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले का तापमान क्या होता है, स्थानों का तापमान कम होता है। इसी कारण ठंडी जो है, इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाला तट का तापमान अधिक होता है। तो वही बताया कि अगर मान लिया कोई एक तट है, तो अगर समुद्री जलधारा गर्म है तो सागर तट गर्म हो जाएगा, ठंडी है तो सागर तट ठंडा हो जाएगा। ठीक है, आगे है तापमान का वितरण। तापमान का वितरण कैसे होता है, तो लिखा है जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे पृथ्वी के तापमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि तापमान का जो वितरण होता है जनवरी और जुलाई को ही मापा जाता है। जुलाई में सबसे अधिक गर्मी और जून में सबसे अधिक ठंडी होती है। ठीक है, आगे लिखा है मानचित्रों पर तापमान के वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से जो है दर्शाया गया। आगे नीचे में दिखाते हैं हम। यह वह रेखा है जो समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती है। ठीक है, जनवरी और जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु के तापमान और वितरण को दर्शाया गया है। समांतर तापमान का अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश के समांतर होती हैं। इस सामान्य प्रवृत्ति में जो है विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई के मौसम में अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, अब इसको मैं समझा देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं ये मैप यहाँ देखिए, तो जैसे अक्षांश रेखाएं होती हैं ऐसे होती है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं जो ये लाइन खींची गई हैं ये अक्षांश रेखा नहीं है, जो ये लाइन खींची गई है ये समान ताप को दिखाया जा रहा है। तो आप दक्षिणी गोलार्ध में देखिए समान ताप की रेखाएं ऐसे हैं, यहाँ सब तापमान समान है। लेकिन आप उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो यहाँ क्या दिखा रहा है, जुलाई के मौसम में तो यहाँ देखिए तापमान कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, क्योंकि स्थल पे कहीं स्थल जल्दी गर्म होता है तो कहीं स्थल जल्दी से
ठंडा हो जाता है। इस वजह से तापमान की लाइन आप देखिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा जिगजैग है, यहाँ सीधी सीधी लाइनें हैं, उसी को यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग क्या है, ज्यादा है। आप पहले इसको देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ स्थलीय भाग देखिए कम है, यहाँ स्थलीय भाग क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ तापमान कम होगा। आगे लिखा है इसीलिए जो है भूसंहति और समुद्री धारा का प्रभाव का स्पष्ट होता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के ऊपर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ देखिए जो लाइन लिखा है कि जनवरी में क्या होता है कि जो समताप रेखाएं होती हैं वो महासागरों पर ऊपर की ओर और महाद्वीपों पर नीचे की ओर हो जाती हैं। कैसे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जैसे महासागर है तो महासागर के ऊपर ऊपर हो जाएंगी और महाद्वीपों पर क्या हो जाएंगी, नीचे की ओर हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे की ओर हो गई, तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे लिखा है कोस्ट महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है और समताप रेखाएं जो होती हैं उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम हो जाता है और समताप रेखाएं यूरोप पे दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण की ओर मुड़ गई हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सब दक्षिण की ओर मुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि यह साइबेरिया के मैदान पर ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। साइबेरिया का मैदान कहाँ पर है, तो ये है आपका साइबेरिया का मैदान, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइबेरिया का मैदान है। ठीक है, आगे लिखा है ये आप इस मैप पे भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी साइबेरिया का मैदान यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए तापमान की लाइनें देखिए सब अलग अलग हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। लिखा है यह साइबेरिया के मैदान पर ज्यादा स्पष्ट होता है। 60 पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 उत्तरी और 50 उत्तरी दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी का मध्य तापमान 20 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, तो वहाँ तापमान कम होता है। इसी प्रकार जनवरी का मध्य मासिक तापमान विषुवत-रेखीय महासागरों पर 27 सेल्सियस से अधिक और उष्णकटिबंध में 24 सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। ठीक है, जबकि 20 अक्षांशों पर जो है अक्षांशों पर 20 से लेकर के 0 अक्षांश तक यूरोप के आंतरिक भागों में -18 से -48 तापमान दर्ज किया जाता है जनवरी में, क्योंकि यहाँ पे ठंडी क्या होती है, ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ तापमान को यहाँ दिखाया गया है। आप ये देखिए यहाँ पे तापमान जो है अचानक से गिरावट पाया गया है, देखिए लगातार गिरावट हो रही है। ठीक है, आगे लिखा है जुलाई में समताप रेखाएं प्राय अक्षांशों के समानांतर पाई जाती हैं। जुलाई में समताप रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांशों के समानांतर पाई जाती हैं। आप इस मैप पे दोबारा देखिए, ये देखिए जुलाई लिखा हुआ है यहाँ पर और यह देखिए ये अक्षांशों के समानांतर पाई जाती हैं, ज्यादा इसमें जिगजैग नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखा है विषुवत-रेखीय महासागरों पर सामान्य तापमान जो होता है वो 27 सेंटीग्रेड से अधिक होता है, जबकि एशिया के उपोष्णकटिबंधीय स्थलीय भागों में 30 उत्तरी अक्षांश के साथ साथ लगभग तापमान 30 डिग्री से अधिक पाया जाता है। 40 उत्तरी और 40 दक्षिण अक्षांशों पर तापमान 10 सेंटीग्रेड दर्ज किया जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा। चित्र 9.5 में जनवरी और जुलाई के बीच तापांतर को प्रदर्शित किया गया है। सर्वाधिक तापांतर यूरोपीय महाद्वीप के जो है उत्तरी भाग में पाया जाता है, जो लगभग 60 अक्षांश से है। ठीक है, 60 डिग्री अक्षांश पर है। एक बात यहाँ समझिएगा कि तापांतर किसे कहते हैं, तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं, तापांतर कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये आपका जो है तापांतर को यहाँ दिखाया गया है, जुलाई और जनवरी के महीने का तापांतर को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहीं पे तापांतर बहुत ज्यादा है और तापांतर फिर से मैं समझा देता हूँ किसे कहते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र का तापमान जो है 40 डिग्री है और किसी क्षेत्र का तापमान 20 डिग्री है, तो दोनों में अंतर कितना हुआ, 20 डिग्री का। तो 20 डिग्री क्या निकल गया, ये तापांतर हो गया। तो कहीं देखिए तापांतर कहीं ज्यादा है तो कहीं तापांतर बिल्कुल कम है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ दिखाया गया है। लिखा है आपका जो है इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता होता है। महाद्वीपीयता का मतलब होता है कि जो क्षेत्र महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं वहाँ तापमान या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। सबसे कम 3 सेल्सियस और का तापांतर 20 दक्षिणी और 15 उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। यह तापमान अचानक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आते हैं तापमान का व्युत्क्रमण किसे कहते हैं। व्युत्क्रमण मतलब होता है उल्टा।
तापमान का ऊंचाई के साथ घटता जाता है तो उसे हम ह्रास कहते हैं, लेकिन अगर बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, व्युत्क्रमण कहेंगे, उल्टा कहते हैं। तो लिखा है सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घट जाता है। ये आपको पता है, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर हम जाते हैं तापमान में क्या आती है, गिरावट आए। लेकिन अगर ऊंचाई के साथ साथ जाने पर तापमान बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे, व्युत्क्रमण कहते हैं, उल्टा हो गया। तो लिखा है जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। तो याद रखना, हम जैसे जैसे तापमान हम ऊपर की ओर जाएंगे उसे तापमान घटता जाता है तो उसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं। पर कई बार स्थिति बदल जाती है, सामान्य ह्रास दर उलट जाती है, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। तो जब ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान वृद्धि हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उल्टा हो गया तो उसे हम व्युत्क्रमण कहते हैं। तो लिखा है अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है पर यह काफी सामान्य घटना है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। जानते कैसे, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी के वायुमंडल में अगर बादल हैं तो रात ठंडी के समय में की बात हो रही है, तो सूर्य किरणें जब वापस जाती हैं विकिरण के द्वारा तो ये बादल रोक लेते हैं, और जब बादल रोक लेते हैं तो पृथ्वी गर्म होने लगती है। तो कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो ये क्या हो गया, व्युत्क्रमण हो गया, तापमान में और वृद्धि हो गई। आगे लिखा है कि जो है सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं होती है। दिन के से प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकृत कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण का होना सामान्य बात है। ध्रुवों पर अक्सर क्या होता है, तापमान ऊंचाई जाने पर बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, तो लिखा है आगे, भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ा देता है। धुआं और धूलकण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों तरफ फैल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब तापमान अचानक से गर्म होता है ऊपर जाने पर पृथ्वी क्या होती है, धीरे से गर्म हो जाती है और सारे धूलकण कहाँ आ जाते हैं, पृथ्वी के नीचे आ जाते हैं। आगे लिखा है जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इसे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना होती है। ध्यान रखना, जब ठंडी वायु रहेगी और जब ऊपर से नीचे की ओर बैठती है तो सारे धूलकण को नीचे ले आएगी, जिससे कोहरे का विकास हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है यह व्युत्क्रमण कुछ ही घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ यह समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य निकलता जाता है, आगे दिन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे व्युत्क्रमण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। तो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में ये स्थिति ज्यादा देखी जाती है। पहाड़ियों और पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होकर के होने के कारण जल की सतह के तरह कार्य करती है और ढाल के साथ ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। याद रखना, जैसे मान लीजिए पर्वत है, तो पर्वत पे यहाँ पे क्या होती है, ऊपर जाने पे ठंडी वायु होती है, तो ठंडी वायु जब नीचे धीरे धीरे उतरने लगती है गुरुत्वाकर्षण के सहारे, तो पूरे क्षेत्र पे क्या करती है, गर्मी को बढ़ा देती है। तो लिखा हुआ है या घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो तापमान क्या होगा, अचानक गर्म हो जाएगा, तो यह घाटी की तली में आकर गर्म हो जाती है। इसे वायु अपवाह कहते हैं। यह पाले से पौधों की रक्षा करती है। तो क्या होता है, घाटी गर्म हो जाएगी और पाला नहीं पड़ेगा तो पूरा पाले पिघल जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है प्लेक जो है प्लेक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही लघु होगी। सूर्य के बारे में एक तरह समझ सकते हैं कि सूर्य किरणें जब आती है बहुत गर्म रहती है तो लघु तरंगों में चलती है, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, मैंने आपको सब बता दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर सूर्य किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। निम्न में से किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होगा, तो आपका चंडीगढ़ में दिन क्या होगा, सबसे ज्यादा लंबा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है, तो वायुमंडल जो गर्म होता है वो याद रखिएगा, ये आपका कौन सा है, तो ये लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण द्वारा, जो पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है,
अगला है जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह के एनसीईआरटी क्लास आपको लगातार मिलता रहे। ओके, थैंक यू।